आजकल के समय में न सिर्फ युवाओं युवतियों बल्कि तमाम उम्र दराज लोगों के साथ भी एक घटना घटित हो रही है, जिसके बाद वो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। दरअसल आपके व्हाट्सएप पर, फोन पर या फेसबुक पर एक वीडियो कॉल आता है, आप उसे रिसीव करते हैं और उसके बाद आपका एक वीडियो आपके सामने आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजा जाता है और जिसके लिए आपसे एक मोटी रकम की मांग की जाती है। इस प्रकार के वीडियो को क्या कहते हैं, क्यों आखिर इस तरीके के वीडियो बनाए जाते हैं? इसका तो वैसे मतलब साफ है कि वो आपसे धन उगाही करना चाहते हैं और इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। और अगर गलती से कहीं आप उन हैकर्स की बातों में आ गए हैं और आपका अंतरंग वीडियो बन गया है, ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए? क्या उनके मांगे जा रहे रुपए आपको देने चाहिए अथवा नहीं देने चाहिए? क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, जब एक पॉइंट यह आता है कि वही हैकर्स आपके रिश्तेदारों के व्हाट्सएप नंबर पर उस वीडियो को भेजने की धमकी देता है, आपके पास पुलिस वालों का फोन आता है, आखिर ये सब ऐसा क्यों होता है? कैसे आपका नंबर, आपका वीडियो आपके परिवारीजनों के पास पहुंच जाता है? ये सब क्या माजरा है, हम आपको पूरा समझाएंगे। बाराबंकी में तैनात रह चुके एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हमने इसके तमाम और भी वीडियोस बनाए हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो संभवतः तमाम लोगों को आप इस जानकारी को दे सकेंगे, खुद भी सुरक्षित रहेंगे, औरों को भी सुरक्षित रखेंगे। देखिए कैसे आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अपराध है जो इस समय महिलाओं और पुरुष दोनों के साथ हो रहा है। पुरुषों के साथ ज़्यादा है लेकिन महिलाओं के साथ भी है, रजिस्टर्ड है, रिपोर्टेड है। आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, आप वीडियो कॉल उठाते हैं, सामने एक लड़की है, आपसे बातचीत करती है और ये अपराध बुजुर्गों के साथ ज़्यादा हो रहा है, 60+ के साथ ज़्यादा हो रहा है, युवाओं के साथ भी हो रहा है। वो लड़की आपसे सामान्य रूप से बात करती है और थोड़ी देर में ही 5-10 सेकंड में ही आपको कन्विंस कर देती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अंतरंग बात करना चाहती हूँ, आप अपने घर में होंगे, आपको दिक्कत होगी बात करने में, तो आप अपने बाथरूम में आ जाइए, अपने घर के वॉशरूम में आ जाइए जहाँ आपको प्राइवेसी मिल जाए। आपकी प्राइवेसी देखते ही वो अपने आप को अनड्रेस करती है, आपको भी अनड्रेस करने पर मजबूर करती है, उत्तेजित करती है और 30 सेकंड में ही आपको लगता है कि आप नहायत बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं मोबाइल कैमरे के सामने। लेकिन उस समय तक वो आपके जो क्रियाकलाप है उसको रिकॉर्ड कर चुकी होती है। थोड़ी देर में आपके पास कॉल आता है और वो पुलिस वाला बन के कॉल करता है, कहता है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आपने एक लड़की की मॉडेस्टी से छेड़खानी की है और क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाए। ये क्लिप अगर आप चाहते हैं कि इसको YouTube पर न डाला जाए तो आपको 47,000 रुपये जमा करने होंगे, तभी ये रोकेगी। बहुत से लोग पैसा दे देते हैं, उसके बाद पुलिस पर कंप्लेंट करते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के पास भी हमारी एक परिचित है जो 74 वर्ष के हैं, तो कॉल करने वाला तो जानता नहीं कि आपकी एज क्या है। उन्होंने जैसे ही, उनके ग्रैंडसन्स बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो बच्चे कॉल करते हैं, तो उन्होंने जैसे ही कॉल उठाया एक अर्धनग्न व्यक्ति दिखाई दिया और उसने अश्लील बातें करने का प्रयास किया। तो महिलाओं के साथ भी हो रहा है, महिलाओं के साथ पुरुष करते हैं और फिर आपको दबाव में लेते हैं कि आपकी जो अश्लील फोटो है उसको हम वायरल कर देंगे, या हमारी अश्लीलता आप देख रही थी ये भी आपत्तिजनक है, इसको हम वायरल कर देंगे। इसमें 2 स्टेप हैं, ये बहुत समझने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से आपके घरों तक और यहाँ हमारे मीडिया के लोग हैं उनके माध्यम से पब्लिक तक इस बात को पहुंचाया जाना चाहिए। क्या होता है इसमें? मैंने जैसा आपसे कहा कि आपका मोबाइल नंबर है, बोले कोई अपना मोबाइल नंबर या रहने कोई भी नंबर लिख दें, 9888996600 एक मोबाइल नंबर है। मान लीजिए ये किसी विजय नाम के आदमी का नंबर है, इस पर एक कॉल आया
एक लड़की से बातचीत हुई, अंतरंगता हुई, वॉशरूम में गए, अनजिप किया, कपड़े उतारे लड़की ने, उसका एक वीडियो बन गया, एक 20-22 सेकंड का, 25, इससे ज़्यादा नहीं होता। इतनी देर में आदमी की बुद्धि लौट आती है कि बेवकूफ़ी का काम हो रहा है। अब इन विजय के पास एक सब इंस्पेक्टर का कॉल आया या इंस्पेक्टर का कॉल आया। वो अपनी आईडी भी भेजता है, सीबीआई का इंस्पेक्टर, एसटीएफ का इंस्पेक्टर, वो आईडी भी भेजता है डराने के लिए। अभी तक वो ज़्यादा से ज़्यादा विजय नाम जानता होगा। कैसे कैसे जानता होगा विजय नाम? ट्रू कॉलर से। वेरी ट्रू। वो ट्रू कॉलर से ये जानता है। वो कहेगा विजय तुम्हारा ये हम YouTube पर वायरल कर देंगे। YouTube पर औसतन पूरी दुनिया में 4 करोड़ से ज़्यादा वीडियो रोज अपलोड होते हैं। अरे भाई, एक विजय का भी 22 सेकंड का हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। अननोन है, लेकिन आपको डराने का प्रयास करता है। तो ये तो वो इसी पर पैसा ऐंठ लेता है आपसे, तब तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। मान लीजिए पैसा नहीं ऐंठ पाया, तो वो एक सेकंड लेवल का काम करता है। ये फर्स्ट लेवल हो गया, अब वो सेकंड लेवल का काम करता है जो खतरनाक है और आपको समझना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। लोग इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। अब वो क्या करता है, आप जानते हैं कि आपसे गलती हो गई, एक वीडियो बन गया है, ये आप जानते हैं। अब वो क्या करता है कि आपको एक लिंक भेजता है और आपको चैलेंज करता है कि मिस्टर विजय, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में वही चीज है जो हरकत आपने की है। एक ह्यूमन वीकनेस होती है कि जो काम हमने किया है वो हमारी मेमोरी में होता है। हम देखना चाहते हैं कि इस वीडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ। हमारा चेहरा आया, हमारा हाथ आया, हमारा प्राइवेट पार्ट आया, उस लड़की का क्या हिस्सा आया, ये हम देखना चाहते हैं। हमारी एक ह्यूमन वीकनेस होती है। तो जैसे ही लिंक आता है, हम खट से इसको खोलते हैं, इस लिंक को, और वही वीडियो प्ले होता है जो वास्तव में रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन दूसरा स्टेप क्या होता है कि इस लिंक के माध्यम से, जैसा मैंने आपको बताया था, अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके फोन पर हो जाती है। आपका फोन कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, और वो आदमी सबसे पहले आपके फोन की जो फोन बुक है उसको कॉपी कर लेता है और आपके फोन को रिलीज कर देता है। आपके फोन बुक में, विजय के फोन बुक में किसका नंबर था? मामी लिखा हुआ था, चाचा लिखा हुआ था, गुरुजी लिखा हुआ था, और तमाम लोगों के नाम लिखे थे। अब जब वो दोबारा कॉल करता है विजय को, तो विजय को कहता है कि भाई देख लिया वीडियो आपने, अब ये मामी को भेजूं, गुरुजी को भेजूं, अमिताभ को भेजूं, आपके दोस्त को, अमिताभ चाचा लिखा है, चाचा जी को भेजूं। तब विजय वास्तव में दबाव में आ जाता है कि भाई अब तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि हमारी फोन बुक उसके पास चली गई। अब फोन बुक में जितने लोग जुड़े हैं उनके पास लिंक भेजेगा तो मेरी रियल बदनामी हो जाएगी। तो हम क्या कहना चाहते हैं आपसे कि अव्वल तो आप इस तरह के वीडियो कॉल पर कोई एंटरटेन ही न करें। मान लीजिए 1 मिनट के लिए गलती से हो जाता है, उत्तेजना में हो जाता है, नासमझी में हो जाता है, तो दूसरी सावधानी क्या बरतनी है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजे गए किसी लिंक पर हम ओपन नहीं करेंगे, किसी हालत से नहीं करेंगे। ये लिंक पर हम किसी भी हालत में हम इसको ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि इसको जैसे ओपन किया तो आपने अपना सारा कॉन्टैक्ट दूसरे आदमी के हाथ में दे दिया। तो यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि आज जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है अपराध में, घरों में, कि हम अपनी बात किसी से साझा नहीं करते। भाई से नहीं करते, बहन से नहीं करते, माँ से नहीं करते, पिता से नहीं करते, दोस्त रह ही नहीं गए हैं सच्चे,
वो केवल फेसबुक वाले दोस्त रह गए हैं, जिनसे आप अपनी मन की बात कह सकें, मन हल्का हो आपका, ईमानदार दोस्त हो आपके, वो दोस्त मिलते नहीं हैं। तो हम साझा नहीं करते, और जब साझा नहीं करते तो मन ही मन में घुटते हैं और ज़्यादा बड़ी गलती करने की संभावना हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अगर ऐसी बात हो गई है, कोई भी बात है, आपको कोई परेशान कर, फिजिकल वर्ल्ड में चाहे डिजिटल वर्ल्ड में, अगर कोई परेशान कर रहा है तो आपको उसको साझा करना चाहिए। और साझा कैसे करना चाहिए? वो साझा ऐसे करना चाहिए। जैसे चिड़िया और चिड़िया का बच्चा खाने के टुकड़े को साझा करता है, इस तरीके से हमको उसे अपनी बातों को, अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को अपने शुभचिंतकों से, हर आदमी से नहीं, भाई बहन, माता पिता, चाचा, मामा, मामी, जिससे आप नज़दीकी महसूस करते हैं, उससे आपको साझा करना चाहिए, जिससे आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। मैं थोड़ी सी बात क्राइम टेक्नोलॉजी जो आईटी एक्ट बात फिर समाप्त करूंगा। आप लॉ के विद्यार्थी हैं, आप बताइए कि आईटी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आईटी एक्ट 2000 है, आप देख ही रहे हैं, लगभग 23 साल पुराना हो गया। तो आईटी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो सेक्टर में काफी अपराध बढ़ रहे थे लगातार। हाँ, लेकिन ये सेक्टर तो पैदा ही बाद में हुआ। मतलब लॉ के विद्यार्थी की तरह बताइए कि क्यों जरूरत पड़ी आईटी एक्ट की? एक कारण है उसका केवल, साइबर अपराध। ठीक है साइबर, लेकिन और पहले की बात बताइए। इंटरनेट एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे समाज के लिए हो गई, तो इसके लिए आवश्यकता होगा और साफ सुथरा चाहिए हमें। हाँ, रेगुलेटरी बॉडी है। क्यों मेरा प्रश्न ये है कि आईटी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा परिवर्तन हुआ? मैं एक हिंट भी देता हूं आपको, एविडेंस एक्ट में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमें आईटी एक्ट की जरूरत पड़ी? नहीं, शब्द बताओ यार, उसके लिए नेट नहीं है, मैं बताता हूं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट वर्ड है एविडेंस एक्ट में, डॉक्यूमेंट, उसको रिप्लेस कर दिया गया डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक शब्द आया, वैसे ही देखा कि हमारी आईपीसी और एविडेंस एक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हैंडल करने में अक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ? जब शुरुआत में आया ये, तो आपने कानून पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा आपने, दो पक्षों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब? कि दो लोग आमने सामने बैठकर गवाहों के सामने किसी वर्क प्लान के लिए सहमत होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तभी आप कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अगर यही चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर होने लगे, एक आदमी बाराबंकी में बैठा है, दूसरा आदमी अहमदाबाद में बैठा है, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो तो सामने नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, डिजिटली साइंड है। तो ऐसे में अगर विवाद होगा तो आईपीसी कुछ नहीं कर पाएगी, एविडेंस एक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक अलग कानून की आवश्यकता थी, इसलिए आईटी एक्ट बना। इसीलिए अगर आईटी एक्ट आपके सिलेबस में होगा या बाद में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आईटी एक्ट जो मेजर चीज है वो सिविल डिस्प्यूट के लिए है। सेक्शन 43 के पहले सारी चीजें सिविल डिस्प्यूट के लिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपने एमओयू साइन किया होगा डिजिटली, ये सारी चीजें क्या है? सिविल डिस्प्यूट है। बाद में अपराध भी होने लगा, इसलिए उसको और व्यापक रूप दे दिया गया। आपकी निजता का हनन होने लगा, आपकी फोटो के साथ छेड़खानी होने लगी, अश्लीलता होने लगी, इसलिए उसमें ऐसे क्राइम को बाद में ऐड किया गया। तो ये आपको पढ़ना चाहिए। मैंने केवल एक स्लाइड लगाई है आपको ये दिखाने के लिए कि साइबर, ये जो हमारा
आईटी एक्ट है 2000 और बाद में अमेंडमेंट हुआ 2008 में, ये इतना व्यापक है कि इसमें सभी चीजें कवर हो जाती हैं। कोई ऐसा अपराध नहीं है डिजिटल वर्ल्ड का जो इसमें कवर न होता हो। हमने उदाहरण भी दिया, कोई आदमी आता है थाने पर, कहता साहब मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो साइबर क्राइम हो गया हमारे साथ, क्योंकि उसमें क्या है, साइबर स्पेस में जाने का माध्यम है मोबाइल। लेकिन नहीं, वो साइबर क्राइम नहीं है, वो प्योरली 389 आईपीसी का क्राइम है। कोई आदमी कहता है कि रिसीविंग स्टोलन मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल एंड फोन डेटा, हाँ ये अपराध है आईपीसी में 411। जो चीज आपके स्वामित्व की नहीं है वो अगर आपके पास बरामद होती है, और आईटी एक्ट में सेक्शन 66B है। पासवर्ड इज स्टोलन इन यूज बाय फ्रॉडलेंट पर्पस, जो मैंने कहा आइडेंटिटी थेफ्ट, पासवर्ड किसी और ने आपका चुरा लिया और उसके बाद उसका उपयोग किया, क्या है, सेक्शन 66C 66D, और यहाँ क्या है 419 420 आईपीसी में। मैं सुजीत जी से और प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा कि मैं ये शीट आपके साथ साझा कर लूंगा, आपको विद्यार्थियों को ये देनी चाहिए, जैसे कि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस प्रकार का अपराध किस श्रेणी में जाएगा। इसमें देखिए मैंने सारे जितने प्रकार के अपराध, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन मिसयूज कर लिया, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आधार का डेटा चोरी हो गया, तो वहां क्या धारा लगेगी, वहां लगेगी 66C। हमारे डिजिटल डेटा को चोरी कर कर सही दर्शाते हुए उसका उपयोग करके लाभ ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर मिसयूज 66C लगेगी। तो इस प्रकार से आपको इस बात को भली बात समझना चाहिए कि ये अपराध क्या है और किस प्रकार से इसका दुरुपयोग होगा। मैंने जैसा कहा कि ऑफेंसिव मैसेज, किसी को परेशान करने के, इरिटेट करने के, इसको 66A था जो रिपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में, लेकिन अब हम करते हैं 500 504 आईपीसी। तो इस प्रकार से हमको कानून की भी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो आईपीसी और आईटी एक्ट के प्राविधान हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। स्लाइड शो ओफो क्या था, ये नहीं सवाल है, रहने दीजिए, फिर गड़बड़ होगा, रहने दीजिए। और अंत में हम आपसे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सारी सावधानी के बावजूद आप साइबर क्राइम के पीड़ित हो जाते हैं, तब क्या करें। सब सावधानी आपने बरती, लेकिन जो फ्रॉड करने वाला था वो आपसे ज्यादा होशियार था और आप उस चक्कर में पड़ गए। तो अच्छा, एक साइड ये है कि अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें क्या नहीं करना चाहिए मैं बता चुका हूं। किसी लिंक पर क्लिक मत कीजिए, किसी के कहने पर कोई ऐप इंस्टॉल मत कीजिए, जिससे भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसको वेरीफाई कीजिए, किसी के कहने पर केवाईसी ऑनलाइन अपडेट मत कीजिए, और किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन मत कीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं आप लोग, कहाँ करते हैं सबसे ज्यादा, हर आदमी करता है, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, बताओ, दुकानों पर करते हैं, पेटीएम से पे करते हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आपके जितना आप भरते हैं, आपने चाय पी, 2 चाय 3 चाय 56 रुपए कटे, आपने पे कर दिया, कपड़ा खरीदा, टिकट खरीदा, पे कर दिया आपने। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्यूआर कोड का मतलब जब आप भुगतान करते हैं तब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। लेकिन जो आजकल फ्रॉड हो रहा है वो आपको
कहता है कि आपको हमें पैसा भेजना है, हम एक QR कोड भेज रहे हैं, इसको स्कैन कर दीजिए, और हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम अपना विवेक खो बैठते हैं और हम QR कोड स्कैन कर देते हैं, पैसा लेने के लिए स्कैन कर देते हैं। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। QR कोड हमेशा पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, लेकिन जो फ्रॉड हो रहा है वो आपको स्कैन करा देता है। अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड होता है जहां आपका पैसे का नुकसान हो गया है, तो आपको तत्काल 1930 एक नंबर है, इसको आपको अपने मोबाइल में सेव करके रखना चाहिए। एक नंबर है 1930। आपको तत्काल इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक नंबर है, जहां एक और जितने भी भारत के बैंक हैं वो 24 घंटे 24/7 आधार पर जुड़े रहते हैं, और दूसरी ओर भारत के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो जुड़े रहते हैं। आपने मान लीजिए सतर्क से कॉल किया, अभी आज मान लीजिए कॉल किया आपने, 1:15 बज रहा है, आपने कॉल किया और आपने कहा साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया, मैं HDFC की कस्टमर हूं और किसी आदमी ने फ्रॉड किया और बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करा लिया। आपके पास मैसेज आता है, उसमें मालूम पड़ जाएगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले आपका फोन करते ही ये बैंक ऑफ बड़ौदा को बताएगा कि आपके फलाने अकाउंट में HDFC से इस खाते से 44,400 रुपए आया है, इसको होल्ड कर दीजिए। तो वो पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में होल्ड हो जाएगा, आपका पैसा रुक गया, फ्रॉडस्टर उसको अब निकाल नहीं पाएगा। और यहाँ पुलिस के पास आपकी कंप्लेंट आ गई, HDFC को पत्र लिखा, HDFC को, और पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पत्र लिखा कि हमारे पास कंप्लेंट है, फ्रॉडलेंटली इसका पैसा आपके खाते में गया है। वो पैसा रुक जाता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद लीगल प्रोसेस करने के बाद आपको वापस मिल जाता है। तो की क्वेश्चन क्या है कि अगर फ्रॉड हो गया तो तत्काल जल्दी से जल्दी, जब तक कि वो आदमी इस खाते से पैसा निकाल न ले, उसके पहले आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नंबर 2 बात, अगर सोशल मीडिया से संबंधित कोई शिकायत है, फेसबुक पे प्रोफाइल बना दी है, व्हाट्सएप पर डुप्लीकेट नंबर बता दिया है, तो उस सर्विस पर जाइए और वहां कंप्लेंट कीजिए। अगर उस सर्विस पे जाके आप कंप्लेंट करेंगे तो भी आपको रिड्रेसल मिल जाएगा, थाने पर भी मिल जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि अगर हमारी बहनों को, महिलाओं को कोई परेशान कर रहा है फिजिकल वर्ल्ड में या डिजिटल वर्ल्ड में, कोई आदमी कॉल कर रहा है, कोई आदमी परेशान कर रहा है, तो आप 1090 पर कॉल कीजिए, निश्चित रूप से आपकी को सहायता मिलेगी। आपका पर्सनल मैटर हो, आप किसी पुरुष को बताने में शर्म आ रही हो आपको, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 1090 पर 100% महिला आपका कॉल उठाएगी। कभी कोई पुरुष आपका कॉल नहीं उठाएगा, कभी कोई पुरुष आपसे बात नहीं करेगा, हमेशा महिला बात करेगी। आपका काम फील्ड में चाहे पुरुष करें चाहे महिला करें, लेकिन आपको उसका रिड्रेसल मिल जाएगा, आपको उसकी सहूलियत मिल जाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सारे लोगों को, आपने धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना और